राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं दी वन एंड ओनली एल्ट्रोज। बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो, तो ये सारी बात जानेंगे हम इसके ओनर से और बुलाते हैं उन्हें अपने सेट पर। हेलो हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया जी। पहले तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर उसके बाद देन वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं गाड़ी के बारे में। मेरा नाम नीरज है, मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता हूँ और मैं नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने ये गाड़ी कब ली और क्यों ली? मैंने गाड़ी ली 2021 पे, ठीक है। और लेने का पर्पज़ क्या था ना, एक्चुअली मेरे को ना हैचबैक कार लेनी थी। तो हैचबैक में मेरे पास 3 वेरिएंट थे हमारे पास, एक बलेनो था, एक i20, एक अल्ट्रोज। तो मैंने पहले बलेनो देखी, तो मारुति की थोड़ी ना बिल्ड क्वालिटी की वजह से थोड़ा फिर रिव्यू वगैरह भी देखे तो काफ़ी अच्छे भी नहीं थे रिव्यू, और फिर वो नहीं ली। उसके बाद देखिए i20 में क्या था, थोड़ा स्पेस का इशू था और दूसरा क्या था ना, थोड़ा बजट भी उसका हाई था। उसके बाद थी अल्ट्रोज। जब अल्ट्रोज देखी ना, एक तो मेरे को इसका लुक अच्छा लगा। लुक के बाद काफ़ी अलग था ना, क्योंकि नई एक साल हुआ था उस टाइम पे। फिर थोड़ा ड्राइव करके भी देखा तो काफ़ी सही फील हुआ मुझे ना, और इसका फिर 5 स्टार रेटिंग भी थे। तो क्योंकि ना लॉन्ग ड्राइव पे निकलना होता है तो आजकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ये पर्पज़ था लेने का। ठीक है, तो ये वेरिएंट कौन सा है और मॉडल कौन सा है? ये है एक्सी रिदम। एक्सी रिदम, हाँ। और मॉडल है 2021 का। और ये जो कलर की चॉइस है वो? कलर की चॉइस क्या हुई थी ना, एक्चुअली मैंने ना पहले वाइट चूज़ किया था, ठीक है। तो फिर वाइट पे क्या था कि ना, मतलब एक नॉर्मल जैसा लग रहा था। फिर क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही कहीं एक फ्रेंड के पास गया था, तो उनके पास भी ना यही कलर था, ग्रे वाला, सेम कलर था। तो इसमें क्या था ना कि जो अगर हम इसमें देखो ना लाइट में सुबह के टाइम पे, तो इसका थोड़ा अलग ही कलर आता है, और रात को देखो थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है, काफ़ी मतलब डिफरेंट कलर लगा था थोड़ा अच्छा। तो फिर मैंने क्या करा, उसको कैंसिल करवा दिया वाइट वाले को। तो अच्छा, पहले वाइट बुक कर लिया? पहले वाइट बुक कर लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ, उसको कैंसिल करा के फिर ये वाला लिया। ठीक है, तो जब आपने ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम पर क्या रहता है कि आप देख रहे थे माइलेज भी, आपने बोला कि मैं माइलेज भी देख रहा था, तो आपने मे भी कंसीडर करा हुआ डीजल गाड़ी ले लूँ? एक्चुअली डीजल गाड़ी पे ना मेरा ना उतना मतलब अप डाउन नहीं था, तो डीजल गाड़ी वही बैटरी का अप डाउन ज़्यादा हो तो तब तो सही है, इसलिए ली थी पेट्रोल गाड़ी। कि मतलब ज़्यादा आपको चलानी नहीं है? चलानी नहीं थी, मतलब वही ऑफिस से घर पे, घर से ऑफिस, इतना ही होता था। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि आप जब ये गाड़ी ले रहे थे तो उस टाइम पर आपने 2-3 गाड़ियाँ और कंसीडर करी थी, बलिनो थी जिसमें कि, बट मैं ये पूछूंगा कि आप जब टाटा के शोरूम के अंदर जाते हो तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हाइप्ड कार थी नेक्सॉन, तो उसके बारे में बताओ। एक्चुअली क्या था ना, नेक्सॉन चॉइस तो थी, लेकिन ना मेरी बजट से आउट थी वो, तो उसका बेस मॉडल भी ना उस टाइम ना 8.5 के करीब आ रहा था, जो बेस एक्सी जो आता था। हाँ, तो इसलिए फिर वो मैंने ली नहीं। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि इसमें आपने एक्सी वेरिएंट क्यों लिया? एक्सी वेरिएंट इसलिए लिया ना, एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा मॉडिफाई करवाना था, अभी तो करवाया नहीं है खैर। तो इस पर थोड़ा व्हील वगैरह थोड़ा अपने हिसाब से लगा के, इसलिए एक्सी रिदम लिया, ताकि थोड़ा बजट में भी सही रहे और बाद में जब ज़रूरत हो तो मॉडिफाई। अच्छा, रिदम पैक इसलिए लगवाया कि अंदर से म्यूजिक सिस्टम मिल जाता हाँ, है? म्यूजिक सिस्टम मिल गया था, और ये आगे के ऑटो डोर हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ तो देखी होगी कि जब गाड़ी ली तो एक तो होती है 4 सिलेंडर कार, ठीक है, 1200 सीसी के अंदर, या फिर एक होती है 3 सिलेंडर कार 1200 सीसी के अंदर सेम। तो उसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि जो ये आपने ले रखी है ये 3 सिलेंडर है। एक्चुअली देखो पर्पज़ क्या है ना, देखो अगर कहीं ना कहीं ना हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अगर मैं कहीं पर सेफ्टी देख रहा हूँ ना, तो वहाँ पे देखो हर चीज़ तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैंने सेफ्टी और माइलेज और क्वालिटी को पहले रखा। हालांकि 3 सिलेंडर थी, लेकिन मैंने फिर भी लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है आपने जितना भी बोला है कि उस हिसाब से माइलेज को हटा दो, सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया ज़्यादा। सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया जाता है, यस। तो इसलिए फिर मैंने ये लिया, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही था। आप अपनी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ड्राइविंग क्या रहता है कि आपके जिस टाइम पे आप चला रहे हो गाड़ी को, उस टाइम पे सारी चीज़ें कंट्रोल में है या नहीं है, कि गाड़ी की रोड पे परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब चीज़। देखो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना, इसका जो क्लच वगैरह है ना काफ़ी सॉफ्ट है, और जो इसका स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग भी काफ़ी बढ़िया कंट्रोल रहता है स्टीयरिंग में भी। तो मुझे कभी ऐसा इशू फील नहीं हुआ कि कुछ भी ऐसा लगा, मेरे को तो बेटर फील हुआ, क्योंकि मैंने और भी चलाई, i20 चलाई है, स्विफ्ट चलाई है, तो बहुत बेटर लगता है इसमें ड्राइविंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा जो शुरू में पूछ लेना चाहिए था वो रह गया कि इस गाड़ी को जब आपने परचेज करा तो उस टाइम पर इसकी कीमत क्या रही थी? कीमत मुझे ऑन रोड ये 7 की पड़ गई थी। 7 की पड़ गई थी।
आपने परचेज कहाँ से करी थी? परचेज मैंने यहाँ से करी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना वहाँ कराया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन हाँ, करवाया थोड़ा वहाँ आपने पे इसका? रजिस्ट्रेशन थोड़ा महंगा होता है एक्चुअली, ग्रीन वो लग जाता है उत्तराखंड के अंदर। इसी के साथ साथ आप बताओ इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, जो फ्रंट सीट्स हैं उनका? फ्रंट सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका। तो जैसे कि मैं कभी भी लॉन्ग ड्राइव करता हूँ ना, तो बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। अगर आप पूरे दिन भर भी गाड़ी चलाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने बहुत दिन भर गाड़ी चलाई है करके, एकदम रिलैक्स फील होता है। अभी तक आपने इसको मैक्सिमम कितने किलोमीटर वन रन में चलाया है? लगभग 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मैं आया था अपने घर से सीधे गुड़गांव। गुड़गांव। तो उस बीच में आपको गाड़ी से ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि गाड़ी लैग हो रही है कहीं लगातार चलाने पे, या फिर मेरे को ड्राइविंग कंफर्ट में दिक्कत आ रही है? नहीं, कहीं पर भी नहीं, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। इस गाड़ी की माइलेज क्या है? मतलब 100 से ऊपर चला दो ना तो 18-19 कैसी, अगर आप 80 पे चला रहे हो, 80-90 पे, तो 21-22 तो निकाल लीजिए। और अगर सिटी की बात करूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जैसे कि यहाँ से मानेसर गए, तो उसमें अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ना, वही 11-12, क्योंकि उसमें तो डिपेंड करता है ना ट्रैफिक पे। तो यहाँ पे आपको माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता? तो ट्रैफिक पे तो कोई सी भी गाड़ी लेके आ जाओ तो फिर बम्पर टू बम्पर तो कोई भी नहीं देगी माइलेज। ऐसा तो नहीं है, मारुति गाड़ियाँ तो देती हैं। कितना देती है? वो भी तो यही देती है, 16 देती हैं बम्पर टू बम्पर। हाँ, इसमें बलिनो के अंदर 16 मिलती तो है। मैंने इतना नहीं करा, लेकिन कभी मतलब 12-13 ऐसे ही होता है बम्पर टू बम्पर भी। अच्छा, जैसे आप इस गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर इसके एरोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो एरोडायनेमिक्स आपको कैसे लगते हैं कि जिस टाइम पे आप गाड़ी को चला रहे हो उस टाइम पे गाड़ी ऐसा तो नहीं है कि कोई उसे पुश कर रहा है, मतलब कि आगे से फ्रंट से, जैसे कि ऐसा होता है ना कि एयर कटिंग अच्छी नहीं है गाड़ी की? देखो भैया, ऐसा तो मेरे पास कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैंने ड्राइव किया ना लॉन्ग ड्राइव पे भी, तो मैंने इसको हाई स्पीड में भगा के देखा है, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाई स्पीड कितना? हाई स्पीड लगभग 120 से अबव। ओके, 120 से अबव। हाँ। तो उस टाइम पर आपको गाड़ी के अंदर बॉडी रोल फील हुआ? नहीं, वो भी कुछ नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी ली थी उस टाइम पर आप कह रहे थे कि आपको जैसे घर भी जाना होता था, तो उस टाइम पर आपने सीएनजी गाड़ी कंसीडर करी थी? सीएनजी गाड़ी ना इसमें कोई था ही नहीं उस टाइम पे। क्या था, ये अल्ट्रोज पे सीएनजी आई नहीं थी, ये तो अभी आई है। 2023 पे आई है, ऐसी आई है। हाँ, लेकिन 22-23 में पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। पहले सीएनजी नहीं थी। ठीक है। या फिर आपने ईवी गाड़ी की तरफ देखा हो? ईवी भी तब इतना, ईवी का तो स्कोप भी नहीं, मुझे पेट्रोल गाड़ी ही लेनी थी। ईवी गाड़ी आप क्यों कंसीडर नहीं करना चाहते हो? ईवी तब आई भी नहीं थी, वो तो स्टार्टिंग ही थी, जब तक थोड़ा स्टेबल हो जाए तब ले तो बेटर है। और अगर आज की डेट में कोई कहेगी ईवी परचेज कर लो, एक ऑप्शन है, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा आ रही है, टाटा की भी आ रही है इनफैक्ट, तो आप जाओगे ईवी की तरफ? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अगर जाना पड़े तो जाऊंगा मैं बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में जैसे 8 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें आप 14 लाख रुपए दे रहे हो सेम पीस के। तो उसमें ये भी तो है ना कि देखो, आपका जितने से पेट्रोल लग रहा है वहाँ पे चार्जिंग से काम चल जा रहा है। तो आप 4 साल या 5 साल गाड़ी को चलाते हो, उसमें 6 लाख रुपए का पेट्रोल यूज कर लोगे। अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, टाटा की गाड़ी को ले लेते हैं, नेक्सॉन को पकड़ लेते हैं। नेक्सॉन का आप टॉप मॉडल लेने जाओगे वो 14 लाख रुपए का, वही आप ईवी का लेने जाओगे तो वो करीब 21 लाख रुपए समथिंग का है। जितना मेरा एक वीडियो है, मैंने नेक्सॉन ईवी का रिव्यू करा था कस्टमर के साथ, उसने मेरे को बताया था। ठीक है, तो मैं बात करूँ कि आप 5 साल गाड़ी को रखें या 6 साल गाड़ी को रखें, तो उसमें आप 6 लाख रुपए का पेट्रोल फूक सकते हैं। 5 साल में तो देखो नहीं फूक सकता, लेकिन 6 लाख का। लेकिन पता क्या है, मेन होता है इंसान का बजट। आपका बजट कितना है? अगर ये भी इतनी महंगी होगी तो फिर बंदा लेगा कैसे? मेन तो बजट पे है ना, अपना तो बजट देखना है। तो मैं तो अपने बजट को पहले प्रिपेयर करूँगा। बजट को प्रिपेयर करोगे? यस। आप इस गाड़ी की जितनी भी सर्विस करवाते हो या अभी तक और भी हो चुकी होंगी, तो एक बार उनका एक्सपेंस बताएं, और क्या आप सारी सर्विसेज टाटा के सर्टिफाइड सर्विस सेंटर से ही करवाते हो? मैंने आज तक ना जितनी भी सर्विस कराई है वो सारी टाटा के ना ऑथोराइज सेंटर से कराई है। ठीक है। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो भी मतलब उनकी जो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता था। तो मैंने जब जितनी भी कराई हैं तो अभी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे कि बोलते हैं ना कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, ये नहीं है। हाँ, टाटा का एक सेल्समैन के साथ, या मैंने सुना है कि जो आपके सर्विस स्टेशन पर जो आपको डील करते हैं उनके साथ थोड़ी आपकी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग 2-3 सर्विस सेंटर में गया मैं अलग अलग करके, कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। मतलब तो कह सकते हैं कि वही डिपेंड टू पर्सन या फिर सेंटर। जब आपने ये गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पर आपका शोरूम के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था एज ए कस्टमर? उस टाइम पे एक्सपीरियंस क्या था कि एक्चुअली बहुत सही रहा था एक्सपीरियंस भी। जो उनने मुझे मतलब डेट दी थी ना कि 3 मंथ का वेटिंग टाइम था उस टाइम पे इसका, तो उससे पहले दे दी थी उन्होंने।
तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ हुआ नहीं उस पर। नहीं, जैसे टाटा के साथ कभी कभार दिखाते हैं ना कि दिक्कत चलती रहती है कस्टमर्स की। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं था, क्योंकि जो मेरा वहाँ पे था ना डीलर के पास, जो हम जिसने कांटेक्ट कराया था, एक्चुअली हमारे जो कंपनी है वहाँ से बहुत सारे बंदे ने लिया था उससे कार, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, सही करवा दी उस बंदे ने। तो एक बार है ना इसकी ना सर्विस की कॉस्ट भी बताओ आपकी कितनी आती है आपको। सर्विस की कॉस्ट अगर आप इसकी वैसे तो 6 मंथ पे करनी होती है, जो बेसिक होती है ना उसकी लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये। अगर आप पूरा फ्यूल वगैरह चेंज करवा रहे हो तो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये। 8 से 9 हज़ार रुपये। और ये कितने दिन में करवाते हो, कितना पीरियड रहता है? इसका रहता है कि 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर। और अगर मैं टाइम पीरियड को पकड़ के चलूँ तो वो कितना? टाइम पीरियड मतलब आपको 6 मंथ में बेसिक वाली करवानी है, उसमें वही 4 हज़ार तो लग ही जाने उसमें। बेसिक में 4,000 और ईयर एंड तक आते आते आपको एक फुल स्टैक सर्विस करवानी पड़ती है, इसमें 10,000 लग जाते हैं। तो करीब करीब आपका कहने का मतलब है साल का 14,000 रुपये का सर्विस का खर्चा है, जिसके अंदर कोई पार्ट वगैरह चेंज नहीं होता, मतलब पार्ट मेजर वगैरह कोई कुछ नहीं, दिक्कत नहीं मतलब है। ऐसा नहीं कुछ फ्यूल वगैरह चेंज होगा, आपका फिल्टर क्लीन होगा, फिल्टर एसी के फिल्टर चेंज होगा, ये होता है उस पर। तो अब बात करते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, उसके बारे में बताओ। देखो गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, अभी टाटा मोटर्स की तो किसी की है नहीं दूसरी तो मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी ना बहुत बढ़िया लगी, इसीलिए मैंने ये ली। और भी थे उसमें, मतलब वो क्वालिटी नहीं है जो टाटा में। उसके इसके डोर देख लो, काफ़ी हैवी डोर हैं, आपको लगेगा कुछ खोलते हुए कुछ है करके इसमें, तो काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी है। ठीक है, और इसके अलावा आप इसकी क्वालिटी बताएं, फीचर्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, और फीचर आपको कौन सा अच्छा लगा? फीचर्स देखो, मेरा ना ये एक्सी रिदम मॉडल है, तो इसमें मेरे को इतनी फीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी एक्चुअली, जो मेरे बजट में था। तो इस पर नॉर्मली जो साइड वाले फ्रंट वाले विंडो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, और म्यूजिक सिस्टम काफ़ी सही है, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना सही है फीचर वगैरह। ठीक है। अच्छा, एक है ना मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि क्या रहता है हमारे इंडिया में ना, इससे डिफरेंशिएट किया जाता है कि गाड़ी का मॉडल कैसा है। जो कि आप फेंडर पे देखेंगे तो इंडिकेटर दे दिए जाते हैं कई गाड़ियों में, जैसे कि आपको यहाँ पे एल्ट्रोज में भी देखने को मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, ठीक है। बट एल्ट्रोज का अगर जब आप टॉप मॉडल भी लेने जाते हो ना, तो उसमें भी आपका फेंडर पर ही इंडिकेटर आता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ORVM पे नहीं आता, आपने देखा होगा कई गाड़ियों में ORVM पर आता है। देखो इस चीज़ में टाटा को थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करना चाहिए, अगर उसमें ORV में आता तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट वो टाटा कहती है कि हमारी एक डिजाइन लैंग्वेज है इस गाड़ी के लिए पर्सनली। हाँ, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस पर, लेकिन अगर उसमें होता ना काफ़ी अच्छा लगता। ORVM के अंदर। हाँ, ORV के अंदर लुक काफ़ी बढ़िया आता है। क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं खुद नहीं, एक मुझे भी customer से लगा पूछना था चाहता था। कभी, मैंने भी सोचा था, लेकिन वही अब है तो उसमें क्या कर सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट से अगर मैं रियर सीट के सीटिंग कंफर्ट की बात करूं कि वहां पर लेग रूम वगैरह कैसा है, या फिर 5 बंदे इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर आते हैं कि नहीं, वो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं हम जब भी यहाँ से घर जाते हैं तो मेरे फ्रेंड लोग भी रहते हैं, तो काफ़ी कभी वो भी ड्राइव करते हैं, तो मैं पीछे बैठा भी हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अगर हम 3 लोग पीछे भी बैठे ना, तो स्पेस का कभी भी कमी नहीं हुआ। स्पेस की कमी स्पेस की कमी नहीं और हुई। बूट स्पेस की बात करूं, बूट स्पेस तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 4 लोग जा भी रहे हैं तो काफ़ी सही बैग और सब कुछ आ जाता है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और फैमिली के साथ भी कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो बिल्कुल भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक आप इस गाड़ी को कितने किलोमीटर चला चुके हैं? लगभग ये 21,000 चल गई होगी। 21,000 किलोमीटर चल चुकी है लगभग। हाँ। ठीक है, तो इसी बीच में कभी ऐसा हुआ कि सडनली ब्रेक डाउन हो गई हो गाड़ी, या फिर कोई और कंडीशन आपके साथ बनी हो? हाँ, हुआ था एक बार। एक्चुअली क्या था कि मैं ऑफिस में था, तो गाड़ी खड़ी थी, तो जैसे ही ऑफिस बंद हुआ तो हमने देखा तो इसका सेंटर लॉक काम ही नहीं कर रहा। सेंटर लॉक काम नहीं हाँ, कर रहा। सेंटर लॉक काम ही नहीं कर रहा। जो सेंटर लॉक वाली की है ये आपने कंपनी से ही ले ये रखी है? कंपनी की है, मतलब ये बाहर से आपने कुछ बाहर नहीं से नहीं ली, सारी कंपनी का भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मैनुअली खोला, तो क्या होता कि वो सेंटर लॉक खुल नहीं रहा था, लेकिन जैसे कि आपने वहाँ से कर दिया ना तो बंद हो रहा था। तो उसके बाद चेक करा तो एक्चुअली ना इसमें कुछ रिले वगैरह फॉल्टी थी, वो रिले वगैरह चेंज करी, तो उसके बाद वो ओके हो गया। फिर जब तक आपने इंतजार करा, या फिर वो इंतजार नहीं, एक्चुअली मैं वैसे ही मतलब खुल तो गया था, डोर मैनुअली खुल गया था। उसके बाद लेके आए मैं रूम पे, तो फिर बाद में चेक करवाया तो उसके रिले ख़राब थी। तो मतलब ये आपको एक की लगी कि प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी में? प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एक फर्स्ट टाइम ही आता है ऐसा इशू। ठीक है। अच्छा, अब इस गाड़ी के कुछ प्रोस बताओ कि जो आपको चीज़ लगी हो कि हाँ यार मैंने लेके बहुत सही करा, प्रोस इसके। देखो सबसे बढ़िया चीज़ तो लगती है मेरे को ना इसकी ड्राइविंग, काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव है, आप कितना भी चलाओ तो क्लच वगैरह काफ़ी स्मूथ है। और इसका स्टीयरिंग है, जैसे आप हाई स्पीड में चलाते हो ना, इसका स्टीयरिंग ना इसमें फीचर है कि अपने आप ना थोड़ा टाइट हो जाता है। जैसे कहीं पर कट वगैरह आए ना, जैसे कोई हल्की गाड़ी होगी आपने कट मार एकदम से वो होती है, लेकिन इसमें काफ़ी वो टाइट हो जाता है स्टीयरिंग, जितना स्पीड बढ़ाओगे ना स्टीयरिंग में टाइट हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि आप उसको फीचर की तरह देखते हो? फीचर ये समझ लो कि हर गाड़ी में नहीं मिलता हो। आप बलेनो चला लो, i20 चलो, उस पर नहीं है, ये इसमें हो जाता है। लेकिन तो काफ़ी सही ड्राइविंग है इसमें। ठीक है, और इसके कॉन्स बताओ कुछ। देखो सबसे इसमें मेरे को एक चीज़ लगती है कि मतलब जो फील होता है एक हल्का ना इसके ना नॉइस है इंजन की। जैसे आप ड्राइव कर दो ना, तो
तो हल्की सी नॉइज फील होती है। तो ये मतलब तो वो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो पूछा था आपसे 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, तो ये तो वहाँ पे आ जाती है चीज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने इसके प्रोस तो बता दिए कि गाड़ी काफी बेटर है ये वगैरह, बट आप इसके कुछ कॉन्स भी होंगे ना, वो बताओ। देखो सबसे पहला तो मुझे इसमें ये लगा कि नेगेटिव पॉइंट है इसका कि जो इसका इंजन की नॉइज़ है ना, तो नॉइज़ थोड़ा फील होती है। पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट थोड़ा टाटा को ना इस पे करना चाहिए। इंजन रिफाइन नहीं है इतना, इंजन इतना रिफाइन नहीं है, जैसे कि आप देख लो i20 का है और इनका है मारुति वालों में साइलेंट रहते हैं, साइलेंट रहता है। तो इसका थोड़ा इंजन पे काम करने की जरूरत है टाटा को। ये तो 2021 मॉडल है, क्या पता अभी थोड़ा अपग्रेड कर दिया हो, शायद उस पर ना हो, लेकिन इस पर काफ़ी मतलब नॉइज़ फील तो होता है। और दूसरा क्या है ना, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना थोड़ा कम है, क्योंकि एक्चुअली मैं ना पहाड़ों में भी जाता हूँ, मेरा घर भी एक्चुअली हिल एरिया में, तो वहाँ भी जैसे कहीं पर रोड आ गई ना गड्ढे वाली, तो लगता है कि हाँ इससे ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और वो मेरा 2-3 बार लग भी गया नीचे, रनर बोर्ड, हाँ रनिंग बोर्ड, तो उस पर थोड़ा बैंड भी होगा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस तो कम है। और तीसरी चीज़ क्या लगती है, जो इसका ए पिलर है ना ये वाला, तो ये क्या होता है जैसे हम, हाँ इस साइड वाला, तो जैसे हम पहाड़ों में निकलते हैं ना, तो क्या होता है मोड़ आते हैं, तो आपको गाड़ी ना कट करनी होती है, तो उस टाइम पे ना जैसे सामने वाला, क्योंकि वहाँ पे जगह तो बहुत कम होती है, तो ये चीज़ है ना दिखता नहीं है, तो आपको या तो फिर ऐसे मुंह निकालना पड़ेगा बाहर को, या फिर ऐसे झुकना पड़ेगा, तो ये काफ़ी थोड़ा लगता है थोड़ा रिस्की है। थोड़ा अगर ये पतला होता या फिर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होता तो सही रहता, तो थोड़ा है दिक्कत इस पॉइंट ऑफ व्यू में। यही लगी मेरे को, जो 3 जो मतलब बेसिक जो मेरे को लगे कि ऐसा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे इसमें। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन और ये रहेगा कि जैसे आपने इसका बेस वेरिएंट परचेज करा, तो फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी के अंदर जैसे ऑटो एसी हो या फिर क्या कहते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो, कुछ इस तरह का एर्गोनॉमिकली काफ़ी आसान रहे मेरे को सब चीज़ें कंट्रोल करना? देखो एक्चुअली ऐसा लगता तो है, लेकिन एक्चुअली मेरा ना उस टाइम पे बजट इतना ही था, मैंने बजट के अकॉर्डिंग ली थी। हाँ, अब हो सकता है कि बाद में मॉडिफाई करवा दूँ उसको, मेरा एक्चुअली इसीलिए मैंने लिया था। लेकिन फील तो होता है कि हाँ यार काश ऐसा होता, वही है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो यार एट द एंड है ना, मैं एक यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में आपसे कोई ये गाड़ी परचेज करने की कहे दोबारा, तो क्या आप इस पे दोबारा परचेज करेंगे इसको? अगर मुझे अगर बोले तो मैं परचेज करूँगा, लेकिन इसका टॉप मॉडल अभी टॉप मॉडल परचेज करोगे? हाँ, और भी टर्बो इंजन में अभी एक्चुअली अच्छा, ना, अभी एक टर्बो हाँ, इंजन अभी भी है इसका क्या है ना थोड़ा कि एक टर्बो इंजन में है और सीएनजी में ही आ गई है, लेकिन मैं टर्बो इंजन करूँगा क्योंकि मैंने उसे काफ़ी वीडियो देखे थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बता दिया। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है उसकी टर्बो इंजन की। ठीक है। एट दी एंड अगर इस गाड़ी को रेट करना हो आपको 10 में से, तो आप कितना रेट करेंगे? और जो 2 पॉइंट काटोगे वो किस चीज़ के? 2 पॉइंट, एक तो इंजन साउंड सबसे जो मुझे लगता है इसका, जो लगता है कि नेगेटिव पॉइंट, इंजन साउंड अगर इसका ओके है तो इसका मतलब फिर परफेक्ट गाड़ी है। इंजन साउंड पे ना काफ़ी काम करना चाहिए टाटा को, थोड़ा फील होता है। अगर बंदा ना अगर 7-8 लाख रुपए खर्च करता है तो उसके रेडी पड़ गए, तो उसके बाद थोड़ी अगर नॉइज़ फील होती है ना कि लगता है आपको हाँ यार तो थोड़ा ज़रूरत है काम करने की यहाँ पे। मतलब वो तो एक टफ कार की भी पहचान है ना कि हाँ मतलब कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर इम्प्रूवमेंट हो ना तो बहुत बड़ी बात है। आप जैसे कि i20 चला लो, हुंडई की कोई भी गाड़ी चला लो, बिल्कुल आपको फील होगा, बिल्कुल भी साउंड नहीं आती इंजन की। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं भैया का थैंक यू करना चाहूँगा, जो इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे को दिया। इससे क्या रहता है कि जैसे ओनरशिप रिव्यू मैं करता हूँ, जो कस्टमर अगर ये गाड़ी खरीदना चाह रहा है और वो 7 से 10 लाख रुपए किसी गाड़ी पे डाल रहा है, तो वो है ना पूरी क्या कहते हैं रिसर्च करके डालेगा, तो उसको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक दूसरे कस्टमर का रिव्यू मिल जाएगा उसको, उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा शोरूम पर जाके, क्योंकि कई बार क्या होता है शोरूम वाले मिसगाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे केस में हुआ है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ ऑन कैमरा। तो थैंक यू भैया। ओके भैया, और मोस्ट वेलकम। जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दें, हो सके इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय।